नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हम हमेशा अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों को, जिससे समाज को नई दिशा मिलती है। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी श्री राजेंद्र शुक्ल जी, और आज हम उनसे जानेंगे रीवा संभाग के चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे। तो नमस्कार राजेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप रीवा संभाग के विकास के लिए तो बहुत काम करते ही रहते हैं और देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो या रीवा संभाग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसके लिए आप दिन रात हमने देखा है मेहनत करते रहते हैं। तो इस बीच आप अपने परिवार के लिए कैसे समय निकालते हैं? परिवार के लिए समय निकालना थोड़ा कठिन तो होता है, क्योंकि सुबह से लेके और रात तक लोगों की अपेक्षाएं, लोगों का मिलना जुलना, लोगों की समस्याएं, उसका समाधान करना। इसलिए महीने में एक दो दिन ऐसा हम लोग बना के रखते हैं कि उस दिन सारे कार्यक्रम निरस्त रहते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं रहते हैं। रीवा में तो संभव नहीं है, लेकिन जब मैं भोपाल जाता हूँ तो वहाँ पर इस प्रकार के समय थोड़ा बहुत कभी मिल जाता है। इसी बीच आपको अपना हेल्थ के बारे में भी सोचना होता है, तो आप फिट भी रहते हैं, तो उसके लिए भी इन सब जो आपका बिजी शेड्यूल रहता है उसमें से कैसे समय निकालते हैं कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाए और व्यायाम योगा इसके लिए? सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद 7 बजे घूमने जाता हूँ और घूमता भी हूँ, और साथ में जो विकास के निर्माण के काम चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग भी आमतौर पे मैं कर लेता हूँ। जैसे काम की प्रगति और तेज़ होती है तो ये सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक में मैं बहुत कुछ घूमना फिरना भी, एक्सरसाइज भी और काम का निरीक्षण, ये सब करने का मेरा शेड्यूल रहता है। उसके बाद खान पान में भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि यदि उसमें सावधानी रहती है तो फिर हेल्थ ठीक रहती है। कॉलेज टाइम की अगर बात करें कि रीवा के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग करी है, तो उस समय का इंजीनियरिंग कॉलेज और आप जब अभी देखते हैं, अब इस इंजीनियरिंग कॉलेज को अलग मानेंगे उस समय से जब आप पढ़ा करते थे? देखिए, उसमें बेहतर भी हुआ है और कायदे से देखा जाए तो उस समय तो हमारा रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश का माना जाता रहा। लेकिन एक जो बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ, हालांकि अभी कई काम अब उसमें फोकस करना शुरू कर दिया है, लेकिन पहले हमारे यहाँ सिर्फ डिग्री ही छात्रों को मिल पाती थी जी। अब पीजी कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं, एमएससीटी, एमटेक वगैरह के कोर्सेज भी अभी 3 सब्जेक्ट्स में 30-30 सीटों का सेंक्शन हुआ है। तो अब हम लोग ये मान सकते हैं कि इसका अपग्रेडेशन शुरू हो गया है और इंजीनियरिंग कॉलेज में न सिर्फ डिग्री बल्कि एमटेक के कोर्सेज भी छात्र कर पाएंगे, खासतौर से वो गरीब वर्ग के लोग जो बाहर नहीं जा पाते और उनकी इच्छा है कि वो मास्टर्स डिग्री भी कर लें, जिससे कि वो एजुकेशन के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में उनकी संभावनाएं बने। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि इसी साल जी 2022 में मिली है कि एमटेक के कोर्सेज भी यहाँ पर शुरू हो गए। हम देखते हैं कि रीवा में अभी नया नया माखनलाल पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित हो गया है, और वो आपके प्रयासों से ही हुआ है, क्योंकि शायद आप जब जनसंपर्क मंत्री तब इसको अलॉटमेंट मिला होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जो सागर से लोग निकलते थे पत्रकार बन के, तो अब शायद रीवा से भी अच्छे पत्रकार बन के निकले? क्या सोचना है? बिल्कुल, जिस जिस डिपार्टमेंट में मैं रहा जी, चाहे वो पर्यावरण में रहा तो रानी तालाब के सौंदर्यीकरण का काम और नदियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना से बिहार नदी का प्रोजेक्ट लाना जी। फिर जब मैं फॉरेस्ट में रहा तो वाइट टाइगर सफारी बनी और इको टूरिज्म पार्क भी फॉरेस्ट का ही पार्ट था जी। हमारे यहाँ लगभग 25,000 एकड़ वन विभाग की ऐसी ज़मीन थी जो पूरी तरह से बंजर थी जी जी। उसको हरा भरा बनाने के लिए वन विकास निगम को हमने जो 10,000 हेक्टेयर 25,000 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र की, आज वो पूरी हरी भरी हो गई है। उसमें से 7,000 हेक्टेयर में आज जंगल बन गया है जो बंजर था। तो फॉरेस्ट में ये काम हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर प्लांट लगा जी। एनर्जी में जब मैं था तो 24 घंटे बिजली देने का काम भी करने का सौभाग्य मिला जी, मुख्यमंत्री जी के विशेष योजना के कारण। तो जब मैं जनसंपर्क मंत्री बना तो ये हुआ कि इसमें रीवा के लिए क्या दे सकते हैं जी।
तो उस समय मुझे कुछ हमारे मित्रों ने सलाह दिया कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का परिसर यदि रीवा में बन जाए तो यहाँ पर जर्नलिज्म के कोर्सेज और फाइनेंस और कंप्यूटर और इस तरह के कोर्सेज शुरू हो सकते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का एक बड़ा ब्रांड है, तो उससे लोग जो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे उनको जॉब और इन सब चीज़ों में भी फ़ायदा मिलेगा। और वहाँ पर आज माखनलाल चतुर्वेदी परिसर बन के तैयार हो गया है और एडमिशन्स भी खूब हो रहे हैं और बिहार और नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे आके यहाँ पर एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। जी जी। तो कुल मिला के ये एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा माइलस्टोन मैं मानता हूँ। तो सर, शिक्षा के ही क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम आगे चलते जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ शुरू हुआ है श्याम मामा के नाम से। तो सर, यहाँ जो बात करें कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के पीछे आपके जो प्रयास रहे उस बारे में आप बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा एक परेशानी का विषय रहता था समूचे विंध्य के लिए कि यहाँ पर यदि कोई बीमार होता था तो संजय गांधी मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल था, लेकिन वो रेफरल हॉस्पिटल हो गया था। यहाँ पर कोई भी जाता था तो आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ सीटी और एमआरआई की मशीनें तक नहीं थी, डायग्नोसिस ही प्रॉपर नहीं होती थी। डॉक्टर्स हमारे यहाँ अच्छे रहते थे लेकिन डायग्नोसिस प्रॉपर न होने से वो इलाज नहीं कर पाते थे, तो रेफ़र करना पड़ता था। तो जिला अस्पताल भी हमारे यहाँ नहीं था, तो जिला अस्पताल खोला गया। पहले 50 बेड, फिर 100 बेड और अब 200 बेड हो गया है। और अभी जो मूल्यांकन हुआ तो उस मूल्यांकन में मध्य प्रदेश में नंबर 1 का स्थान हमारे रीवा के जिला अस्पताल को मिला है। 95% मार्क मिले हैं। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था, तो जो हार्ट और ब्रेन और किडनी और लीवर और इन सब चीज़ों की इलाज यदि किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो वो दिल्ली बॉम्बे भागना पड़ता था। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी थी जी। और इसलिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो भारत सरकार की योजना आई तो रीवा में ये मंजूर हो और रीवा में शुरू हो, इसके लिए काफ़ी प्रयास हुए थे। लैंड भी प्रॉपर मिल जाए, समय से टेंडर हो जाए, समय से निर्माण पूरा हो जाए, समय से डॉक्टर की भर्ती हो जाए, पैरामेडिकल स्टाफ आ जाए और इसका उद्घाटन हो जाए। इन सब चीज़ों में डे टू डे बेसिस पे जब मॉनिटरिंग हुई है तब जाके 2020 सितंबर में हम लोगों ने इसका उद्घाटन कराया मुख्यमंत्री जी को बुला के। तो उसका ये परिणाम हुआ कि आज लगभग 2000 एंजियोप्लास्टी यहाँ पर हो चुकी है जी। आपको जान के खुशी होगी कि 2000 एंजियोप्लास्टी में से 1800 एंजियोप्लास्टी आयुष्मान कार्ड धारियों की हुई है जी। और 1800 एंजियोप्लास्टी यदि गरीब लोगों की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई है तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा काम हो गया। बिल्कुल, क्योंकि वो गरीब लोग तो दिल्ली बम्बई जाके अपना हार्ट का एंजियोप्लास्टी नहीं करा सकते थे जी। और उनका यदि यहाँ पे हो गया तो अस्पताल बनने का उनको फ़ायदा मिला और आयुष्मान कार्ड की योजना के कारण उनको फ़ायदा मिला। तो उसका ये असर पड़ा कि NABH की टीम आई थी जी। तो NABH की टीम का एक्रेडिटेशन होना बहुत सामान्य बात नहीं है जी। मध्य प्रदेश में 4 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं जो एक साथ शुरू की गई थी और बाकी हॉस्पिटल भी हैं। तो ये एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है रीवा का जिसको NABH का एक्रेडिटेशन मिला है। सर, जैसे कोरोना के समय की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम रीवा जिले की बात करें तो यहाँ कैजुअलिटीज़ कोरोना के समय बहुत कम थी बनिस्बत भोपाल हो गया या दूसरे शहरों की। तो इसमें आपने किस तरीके से आपके प्रयास रहे इस कैजुअलिटीज़ को कम कराने? देखिए, इसके लिए तो मैं प्रशासन और हमारे डॉक्टर्स, हमारे सिस्टर्स सभी की मेहनत को इसका श्रेय देता हूँ जी। क्योंकि उस समय प्रतिदिन शाम को 5 बजे समय हम लोगों ने तय कर दिया था कि वहाँ पर हॉस्पिटल में इकट्ठे होंगे मेडिकल कॉलेज में और पूरी उसकी मॉनिटरिंग होती थी। जनता ने भी बहुत बढ़ चढ़ के, जैसे जब हम 1.25 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन प्लांट के लिए जब बातचीत की तो आपको आश्चर्य होगा कि सर्किट हाउस में कमिश्नर कलेक्टर हम लोग बैठ के और लोगों को बुला के और चर्चा किए तो 1 घंटे के अंदर 70-80 लाख रुपए इकट्ठे हो गए जिसको हम लोगों ने दिल्ली भेज दिया। और वो ऑक्सीजन का प्लांट जो कहीं और जा रहा था वो रीवा के लिए रवाना हो गया जी। और आके हमारे यहाँ 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर लग गया जी। तो इस बात का हम लोगों को गर्व है। मरीज आए हैं तो फिर यहाँ से वो ठीक होकर गए। जब ये हॉस्पिटल की स्थापना हो गई और इस तरीके से काम कर रहा है NABH का भी उसे एक्रेडिटेशन मिल गया तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मेडिकल की PG की सीट्स है वो भी
बढ़ गई होगी। एक अभियान उस समय मुझे याद है 2003-4 में, सिर्फ इसी में लगे रहते थे कि खाली पदों को भरो, खाली पदों को भरो। उसके लिए यदि शासन से परमिशन नहीं है तो परमिशन लाते थे जी। तो आज अब यहाँ न संजय गांधी में न GMH में अब ये इशू नहीं है कि कोई स्वीकृत स्टाफ नर्स का पद है वो भरा नहीं गया है, क्योंकि जब तक हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा तब तक हम अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर हमारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जितने भी पद हैं वो सब आज भरे हुए हैं। कुछ लीगल इश्यूज थे वो भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके और 300 स्टाफ नर्स एक साथ भर्ती किए पिछले 3-4 साल पहले। तो अब इसका असर ये पड़ा है कि जब आपके पास पैराफर्नेलिया कंप्लीट होता है, स्टाफ जितना जरूरी है उतना होता है, तो फिर आपकी PG की सीटें बढ़ती हैं जी। हमारी जो MBBS की सीटें हैं वो 100 से 150 हुई और PG की सीट जो पिछले साल ही 84 थी वो अब 106 हो गई हैं। तो कुल मिला के निरंतर ऊपर की ओर जा रहा है ये हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जी। जो भविष्य में एक मेडिकल हब रीवा बने, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने, यदि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं जी। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम और बहुत सी बातें करेंगे। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मैं बात करूंगी कि जो रीवा की पहचान है वो रीवा मेगा सोलर प्लांट से है। तो ये बहुत बड़ा काम किया जिससे हमारे रीवा को एशिया में, दुनिया में एक पहचान मिली है, वो भी आपकी बदौलत मिली है। तो जो यहाँ जो बिजली बन रही है सोलर प्लांट से वो पूरे देश में, खासतौर पे दिल्ली में मेट्रो के लिए जा रही है और दूसरा हमारे प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जा रही है। लेकिन जब हम यहाँ के रहवासियों की बात करते हैं तो उनको बड़ा
इस बात से तो खुशी है कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा प्लांट लगा है, लेकिन इस बात की उनको शिकायत है कि हमें रियायत दर पर बिजली नहीं मिल रही। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो सोलर प्लांट रीवा में लगा है, ये जी। उस समय का चीपेस्ट सोलर प्लांट था जी। 1 रुपये 97 पैसे में पर यूनिट बिजली का जब ये ऑफ़र आया था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने छापा था कि जी। लोएस्ट एवर टैरिफ हैज़ बीन रिसीव्ड इन रीवा सोलर प्लांट। जी। तो ये जो कम दर की बिजली होती है, ये सारी ग्रिड में जाने के बाद पूल में जाती है, और कई प्लांटों से महंगी बिजली आती है, कई प्लांटों से सस्ती बिजली आती है, फिर उसकी एवरेजिंग होती है, फिर नियामक आयोग उसकी टैरिफ तय करता है। जी। तो टैरिफ किसी एक सोलर प्लांट में कम टैरिफ आ गया तो किसी पब्लिक को मिलने लगेगा, ऐसा प्रावधान नहीं होता। जी। लेकिन सरकारें ज़रूर सब्सिडी के माध्यम से सस्ती बिजली देने के लिए योजनाएं लाती हैं। जैसे 30,000 करोड़ रुपए हर साल मध्य प्रदेश की सरकार सब्सिडी के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देती है। जी। जैसे किसान को जो 5 हार्स पावर के बिजली के पंप हैं, उसका यदि आप देखें तो वो पड़ेगा 30-40 हज़ार रुपये पर HP, लेकिन उस सब्सिडी के बाद वो 4-5 हज़ार रुपये आता है। जहाँ तक रीवा सोलर प्लांट का सवाल है, तो उस समय आपने सुना होगा कि उस समय तो दुनिया में कैलिफोर्निया से भी बड़ी सोलर प्लांट रीवा में उस ज़मीन पे लगी जो कंप्लीट बंजर ज़मीन थी, जो सोलर पैनल के लिए प्लांट के लिए सबसे आइडियल ज़मीन होती है। तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि इतनी बड़ी बंजर ज़मीन पूरे देश में यदि कहीं है तो हमारे मध्य प्रदेश के रीवा के गुढ़ में है। जी। और लग गया प्लांट, और उसका उद्घाटन हुआ। उससे 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को जाती है, 26% या 24%, और बाकी 74 या 76% MP गवर्नमेंट को आती है। जी। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, जिससे रीवा का नाम दुनिया के मानचित्र में बिल्कुल दर्ज हुआ। जी। जी सर, जिस तरीके से आपके प्रयासों से रीवा को एक पहचान मिली है दुनिया में, वहीं हम बात करें रीवा सीधी लिंक रोड की, वो सीधी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, और आपके प्रयासों से एक ऐसा हाईवे और बनाने का मौका मिला। और ये भी हमने वहाँ पे बात करी कि ये जो तय सीमा में बनना था ये रोड, वो बहुत पहले बन गया, 4-5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये सब आपकी वजह से हुआ, कि आपका एक मॉनिटरिंग, आपका दबाव कि नहीं ये बनना चाहिए और यहाँ के लोगों को इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो इस बारे में आप बताइए कि क्या क्या प्रयास आपने किए इसको जल्दी, किस तरह की चुनौतियाँ भी रही? मुझे याद है कि एक बार कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव आया था, तो मैंने ये कहा था कि मुंबई से पुणे रोड को भी देश का सबसे आइडियल रोड माना जाता है। जी। जिस दिन रीवा से सीधी बन जाएगा, उस दिन मुंबई पुणे के से भी बेहतर सड़क इसको माना जाएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आप इधर जाइए तो आपको सारे स्ट्रक्चर वहाँ देखने को मिलेगा। जहाँ पहाड़ है वहाँ सुरंग, जहाँ पे नहर है वहाँ एक्वाडक्ट, जहाँ पर रेलवे है वहाँ पे ROB, जहाँ पे नदी है वहाँ पे ब्रिज, जहाँ पर सड़क है वहाँ फ्लाईओवर। सारे सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स के दर्शन रीवा से सीधी लिंक रोड के बीच में आपको मिल जाएंगे। और उस समय भी मैं कहता था कि ये रोड बनने के बाद ये सिर्फ हाईवे नहीं रहेगा, ये पर्यटकों के लिए घूमने का भी रोड बनेगा। तो अभी नए साल में आप देखिए कि वहाँ पर बताते हैं कि हजारों लोग उस सुरंग को देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठे थे। जैसे वाटरफॉल्स को देखने जाते हैं, जैसे टाइगर सफारी को देखने जाते हैं, वैसे वहाँ पर इकट्ठे थे। तो ये एक बड़ा काम था जिसकी, लेकिन ये विजन धरती पर उतर पाया क्योंकि केंद्र की मोदी जी की सरकार के एजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप पे है, और इसलिए उस मौके का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए विशेष तौर से उनका समर्थन रहा, जिसके कारण ये काम हो गया। और जहाँ तक समय के पहले निर्माण पूरा होने का सवाल है, तो कभी कभी एजेंसीज जब अच्छी मिल जाती हैं तो काम समय से पूरा हो जाता है, और यदि एजेंसी जिनको निर्माण करना है वो ठीक नहीं मिलती, तो उस समय पे काम पूरा होने के बजाय दुगना समय खा जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं एजेंसी को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा। दिलीप बिल्डकॉन ने जो इस काम को किया, उन्होंने समय के पहले इसको पूरा किया और गुणवत्ता के साथ किया। तो NHAI के सारे अधिकारी जो लगातार इसको लगे रहे, और बीच में मैं भी वहाँ पे पहुँच जाता था देखने के लिए कि कैसा चल रहा है और क्यों धीमा है और कब तेज होगा। तो कुल मिला के ये काम समय से पहले पूरा हुआ। और सर ये शायद टनल जो बनी है, ये भी शायद हमारे मध्य प्रदेश में फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है। हाँ, 6 लेन टनल इस प्रकार का
पहला है। जी। तो जब जैसा मैंने बता रहा था कि एजेंसी अच्छी मिलती है तो काम जल्दी हो जाता है। अब वहीं पे सीधी से सिंगरौली, वो भी इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं देखा है कि रीवा में आपने 3-4 फ्लाईओवर्स बना दिए, जिससे कि यहाँ जो ट्रैफिक का जो दबाव था वो कम हो गया है। तो क्या फ्यूचर में भी और भी कोई फ्लाईओवर बनाने की योजना है? हाँ, एक जैसे सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर बना, समान तिराहे में बना, और रेलवे रीवा से सीधी शुरू होने वाली है, तो रेलवे लाइन शुरू हो उसके पहले आरओबी बना के तैयार कर दिया गया है। जी। तो अभी एक फ्लाईओवर सिरमौर चौराहे पे थर्ड लेग बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जाम की स्थिति रहती है। और भविष्य में ढेकाहा तिराहे में भी जाम की स्थिति अभी उतनी नहीं है, लेकिन 1-2 साल बाद बहुत गंभीर हो सकती है। तो वहाँ पे भी एक नया फ्लाईओवर बन जाए रीवा सतना रोड में। इसके लिए गडकरी जी आए थे तो उन्होंने घोषणा भी कर दी है। तो आवश्यकता अनुसार जहाँ कहीं भी फ्लाईओवर्स की आवश्यकता पड़ेगी उसको स्वीकृत करा के उस काम को पूरा करने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम बात करें पुराने ज़माने की, तो लोग कहा करते थे कि जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो शुरू में यहाँ रीवा का विकास क्यों धीमी गति से हुआ? इसका क्या कारण रहा है? 1977-78 में बाण सागर योजना जो रीवा जिले में पानी पहुंचा सकती थी, सीधी और सतना में पानी पहुंचा सकती, उसका काम तो शुरू हुआ, लेकिन वो 85 तक आते आते वो धीमा पड़ गया, बंद हो गया, और फिर वो बचा हुआ काम जल्दी पूरा हो जाए इसके लिए उस तरीके के प्रयास नहीं हुए, और विकास का इंजन शुरू नहीं हो पाया। जब 2003 में हम लोगों की सरकार बनी तो शुरू से ही ये था कि भाई बाण सागर पूरा हो जाए, नहरें पहुंच जाएं, किसानों के खेत में पानी पहुंचे, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ें। जी। तो 2003 में सरकार बनते ही हम लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट तौर से कहा कि ये बाण सागर के बांध को बना के सिंचाई की नहरों का जाल बिछाना ये 100 काम के बराबर, ये एक काम नहीं है, ये तो 1000 काम के बराबर है। जी। और ये हो जाएगा तो बहुत सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो सरकार के और मुख्यमंत्री के दिलो दिमाग में इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ बैठाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की कि ये बड़ा काम है जी। और इससे वास्तव में डेवलपमेंट तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। जी बिल्कुल। तो फिर उस पर काम हुआ दिन रात। जो काम नहीं कर रहे थे उनको टर्मिनेट करना, रीटेंडर करना, बजट का अरेंजमेंट करना और काम शुरू कराना, फिर उसकी मॉनिटरिंग करना, फिर उसका लोकार्पण। 2006 में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे जी। उनको बुला के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसका उद्घाटन कराया जी। और उसके बाद भी सिंचाई की नहरें बनती रहीं, उसकी मॉनिटरिंग होती रही। लगातार हम लोग सोन आरती कराते थे जी। प्रेशर बनाने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के कि पानी यदि ये 1 महीने में 2 किलोमीटर आगे पहुंचाना है तो 10 किलोमीटर आगे सोन आरती का कार्यक्रम फाइनल कर देते थे। जी जी। और मुख्यमंत्री से भी कहते थे कि एक आध जगह आप भी आ जाइए, और हर जगह पता नहीं कितनी सोन आरती की हम लोगों ने और करके और दिन रात काम पूरा करके नहरें पूरी कराई। और ये जब नेटवर्क बना और आज की डेट में लगभग 3 लाख एकड़ में पानी रीवा जिले में पहुंच चुका है, और उसके बाद तो यहाँ पर जैसे एक क्रांति आ गई। तो अभी 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है, तब ये नक्शा बदल गया कि आप हमसे ये कह रही हैं कि रीवा में बहुत विकास हो गया। अभी 6 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है और 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने की योजना का डीपीआर तैयार हो रहा है। तो जिस दिन 9 लाख एकड़ में रीवा जिले में पानी पहुंच जाएगा उस दिन देश का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जो हमसे ज़्यादा समृद्ध होगा। इको पार्क यहाँ एक आने वाला है, जिसके लिए हमने देखा है कि वहाँ बहुत एडवेंचर हब हो रहा है, वहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट्स की भी तैयारी चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, तो ये क्या एक कागजी ही रहेगा कि ये मतलब कुछ दिनों में हम उसको देख पाएंगे कि वहाँ लोग उसका फ़ायदा उठा पाए? इको पार्क रीवा शहर में 10 एकड़ का टापू है जी, एक 6.5 एकड़ का, और एक छोटा टापू है 2.5 एकड़ का जी, और 5 एकड़ की जो लैंड है इसको कंबाइन करके और पीपीपी मोड पे इसको डेवलप करने की जो योजना बनी थी अब वो पूरी होने वाली है जी। और निजी पूंजी निवेश है। इन्वेस्टर समिट होता है और हम लोग कहते हैं कि हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो। तो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो नेचुरल ब्यूटी है जो रीवा शहर के अंदर थी और वो रीवा शहर के लोग देख नहीं पा रहे थे, वो इस योजना से अब देखने को मिलेगा। और न सिर्फ रीवा शहर के लोग वहाँ पर जाएंगे बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग और तमाम तरह की चीज़ों के लिए बहुत आइडियल प्लेस वो डेवलप हो रहा है। और वहीं हम बात करें कि रीवा में कई जलप्रपात हम देखते हैं कि आसपास जलप्रपात है,
तो आज भी हम देखते हैं कि ये एक जो टूरिस्ट मैप होता है उसके रीवा टूरिस्ट एजेंडे में नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जलप्रपात है उनका अगर डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, तो जहाँ इको पार्क की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ लोग आएंगे और वहीं जो जलप्रपात है उसको देखने के लिए लोग आएंगे, तो इसके लिए कोई पैकेज तैयार करने के लिए या आगे किस तरीके की योजना नहीं, हम आपको लोग लगता एक है? टूरिस्ट सर्किट का प्लान कर रहे हैं कि रीवा यदि कोई आए तो 1 हफ्ते वो रुके, उसको व्हाइट टाइगर सफारी देखने को मिले, उसको चित्रकूट और मतलब रिलीजियस टूरिज़्म के मामले में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे यहाँ चित्रकूट है, हमारे यहाँ मैहर है, शारदा माई का धाम है, और वाटरफॉल्स हैं 4 जैसा आपने बताया, चचाई है, पुरवा है, बहुती है, और एक सिरमौर के पास क्योटी है। हम बहुत भैरव बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, जहाँ पर कि उसको यदि हम पब्लिसिटी करेंगे तो वहाँ पर लोग आएंगे, और वाइट टाइगर सफारी बन के तैयार ही हुआ है। और 3 नेशनल पार्क्स हैं हमारे यहाँ, संजय गांधी टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, और पन्ना टाइगर रिजर्व रीवा से नज़दीक है। बौद्ध का देउर कोठार में स्तूप है, जैसे सांची में है। तो इन सब चीज़ों को यदि हम मिला लें तो कोई भी व्यक्ति रीवा आएगा तो वो 3-4 दिन तो कम से कम रहेगा, तब सारी चीज़ें देख पाएगा। और इन सारे पॉइंट्स को यदि कुछ डेवलपमेंट की आवश्यकता है तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही सोने में सुहागा ये हो रहा है कि रीवा में एयरपोर्ट भी आ रहा है, तो यदि कोई आना चाहता है तो बहुत से ट्रैवल टूर्स वाले रहते हैं, यदि हवाई अड्डा रहता है तो वो सबको बुक करके और लाते हैं। और यहाँ पर होटल भी बन रहा है, साया जी भी यहाँ पे आ गए हैं, तो बड़े बड़े होटल्स भी आ रहे हैं। अगर आपके डेडिकेशन की बात करें कि आप जो मॉनिटरिंग करते हैं, उस मॉनिटरिंग की वजह से, जैसे इको पार्क की भी आपने कोई ना कोई एक डेडलाइन तय की होगी। इको पार्क मार्च-अप्रैल तक में लोकार्पित हो जाएगा, और जो हमारा रिवर फ्रंट बन रहा है उसका फेज़ 1 जो विक्रमपुर से लेके और कोतवाली घाट तक, ये भी अप्रैल तक में पूरा हो जाएगा। और रीवा से ATR 72 का उड़ान अगस्त-सितंबर तक शुरू हो जाएगा। इसको टारगेट रख के हम सारे लोग काम कर रहे हैं। एक जो गौ अभ्यारण्य यहाँ बन रहा है, विकसित किया जा रहा है, जो 50 एकड़ में है, और ये भी माना जा रहा है कि वो जन भागीदारी से बन रहा है। उस बारे में आप बताइए कि ये दूसरे अभ्यारण्य से कैसे अलग है? गौवंश वन विहार उसका नाम है। जी जी। तो गौवंश वन विहार लगभग 50 एकड़ की सरकारी ज़मीन जो 500 एकड़ के जंगल से लगी है, वहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। और उसका उद्देश्य है कि निराश्रित गौवंश को हम ऐसा स्थान दे सकें कि जब तक उसका जीवन है वो सुरक्षित रहे और प्रसन्न रहे। और इसके लिए एक ये आप कह सकते हैं कि यदि निराश्रित गौवंश एक समस्या है और उससे खेती को चुनौती है और उसके जीवन को भी परेशानी है गौवंश को, तो इस समस्या का समाधान है बसामन मामा गौवंश वन विहार, जो एक मॉडल के रूप में अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें लगभग 10,000 गाय हम रखेंगे। अभी 5,000 हैं और डेवलप हो रहा है, शेड्स वगैरह बन रहे हैं, बायोगैस प्लांट भी बन रहा है, गौमूत्र से गोनाइल और कई चीज़ें बनाने की, हैंड वॉश वगैरह बनाने की भी काम शुरू हो गए हैं। जब कोई मुझसे पूछता है कि रीवा में पिछले 20 वर्षों में बहुत से काम हुए हैं, तो कौन से काम को आप नंबर 1 पर रखते हैं, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बसामन मामा गौवंश वन विहार, लक्ष्मण बाग की गौशाला, जिसमें निराश्रित गौवंशों को के आश्रय स्थली और उनके भंडारे का पर्याप्त इंतजाम का कार्य को मैं ये मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण काम है जो मैंने किया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप रीवा संभाग के चहुमुखी विकास के लिए जो दिन प्रतिदिन और इतने मेहनत से आप काम कर रहे हैं, ये निश्चित ही सफल होगा और आगे और भी रीवा में विकास होते रहेगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।